हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें एक चैप्टर था जिसमें प्रोवर्ब्स के बारे में थे। उसमें आपको मैच करने का वक्त दिया था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब उनको मैच करके मैंने यहाँ पे एज अ सेंटेंस लिख दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इस तरह से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसको लिखने से क्या होगा, अगर आप इन प्रोवर्ब्स को लर्न कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में मैच करने में आसानी रहेगी और इसके साथ साथ ये आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। इंग्लिश में अक्सर प्रोवर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये एग्जाम्पल भी उसमें भी हेल्प होगा। प्रोवर्ब्स के बारे में हमने बताया था क्या होता है। ये एक वेल नोन पिटी सेइंग्स होता है, मतलब जिसको जैसे कभी कभी बड़ी सी बात को एक छोटे से शब्दों में कह देना। और इसमें जो है ये वर्ड्स जो होते हैं, ये सेंटेंस जो होता है बहुत छोटा होता है, पर ये किसी बहुत ही गहराई से या बहुत ही बड़ी चीज़ को ये कवर करता है। जैसे नंबर वन है द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, यानी जो सबसे पहले पहुंचता है वो उसे ही सफलता मिलती है। अगर आपको कहीं पे जाना है, कहीं पे कुछ भी करना, अगर आप टाइम टू टाइम हर काम करते हैं तो सक्सेस होते हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ते हैं तब आप सक्सेस होंगे। नंबर टू, डोंट क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, इफ़ द सिचुएशन विल बी हैड बीन हैपन तो डोंट क्राई फॉर दिस। अगर सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, कोई घटना हो चुकी है, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो आप उसके बारे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस सिचुएशन के बारे में रोने के बजाय आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। नंबर थर्ड है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो पर्सन सेम इंटरेस्ट रखते हैं, उनका सेम कैरेक्टर होता है, हर चीज़ों में वो मतलब उनके जो क्वालिटीज़ होती हैं मिलती रहती हैं, तो वो लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे जब हम लोग अपनी फ्रेंडशिप करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ये बिल्कुल मेरी जैसी है, तो उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये प्रोवर्ब्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज़, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इसका क्या मतलब होगा, जिस पर्सन के पास नॉलेज और टैलेंट की कमी होती है वो ज़्यादा ज्ञान झाड़ते हैं। उनके पास नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं, पर वो ऐसा शो करते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। नंबर 5, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे करिए पर अच्छा काम करिए तो उन सफलता ज़रूर मिलती है। क्या कहा जाता है, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, सागर बढ़ जाता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट अगर आप एग्ज़ाम के जस्ट पहले चाहते हैं कि हम पूरा आज दिन भर पढ़ लेंगे, पूरी बुक पढ़ लेंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसमें सक्सेस ही हो जाएं, क्योंकि कई सारी चीज़ें जब एक साथ पढ़ते हैं आप लोग तो आपके जो ब्रेन होता है, वो माइंड होता है, वो थक जाता है और आपको चीज़ें याद नहीं रहती। तो वहीं पे ये जो प्रोवर्ब्स है वहाँ पे फिट बैठता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमे धीमे पढ़िए और रेगुलर पढ़िए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लुक बिफोर यू लीप, कुछ भी करने से पहले उसके रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। नंबर 7, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कभी भी हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि घने बादलों के बाद हमेशा सूरज की रोशनी जो है वो निकलती ही है। तो मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो आपको होपलेस नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा उसी मुसीबत या वैसी प्रॉब्लम आपके पास रहेगी, उसका सॉल्यूशन होगा और एक अच्छा समय भी आएगा एक टाइम के बाद। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ऑलवेज एक जैसा काम करते रहना, बस काम करते रहना और उसके अलावा उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना, सिर्फ काम करते रहना, वो इंसान को क्या करता है, बोर कर देता है। ना तो कोई इंटरटेनमेंट और ना तो आपको काम करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो इससे आप बोर हो जाएंगे और काम जो है आपका वो अच्छा नहीं होगा। अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, मतलब अगर कोई पर्सन कोई काम करता है और उसका काम ख़राब हो जाता है तो वो अपने पे को ब्लेम नहीं करेगा, वो अपने टूल्स को ब्लेम करेगा। टूल्स मतलब जिस चीज़ों का वो यूज़ कर रहा है, कहेगा ये चीज़ें मैंने यूज़ की, ये टूल्स ख़राब था, मुझे ख़राब दिया गया, इस वजह से ये काम मुझसे ख़राब हो गया। अब जैसे स्टूडेंट्स की अगर बात करेंगे, वो पढ़ते नहीं हैं साल भर और उसके बाद एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद रिज़ल्ट आता है और उनका नंबर बहुत कम आता है, फिर जब उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं तो कहते हैं कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, जो नहीं पढ़ाया था वो आ गया और हमने तो सब कुछ पढ़ा था, जो नहीं पढ़ाया था वो आ गया, इस वजह से मेरे नंबर कम आए। उन्होंने किसको ब्लेम किया, क्वेश्चन पेपर को ब्लेम किया, वो उनका टूल्स था। टीचर्स को उन्होंने ब्लेम किया कि टीचर्स ने पढ़ाया नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस था, ये मतलब खुद को ब्लेम नहीं किया। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये नेगेटिव सेंटेंस है। हमेशा होपलेस रहना, हमेशा लोगों को होपलेस करना, अरे ये तो हो के ही रहेगा, भूकंप तो आके ही रहेगा, सुनामी तो आके ही रहेगी, लोगों को होपलेस करना।
तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं, इनको अपनी फेयर कॉपी में आप लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा प्रोवर्ब्स है जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप उसको मैसेज में ज़रूर पूछिएगा। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रैवलिंग अराउंड। अपनी बुक में देखिए, गिवन बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल। नंबर द माइलस्टोन अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। द फर्स्ट हैज़ बीन मार्क्ड फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकली इन इन्वेंशन को लगाना है, इन इन्वेंशन को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है कि कौन सा इन्वेंशन पहले हुआ उसे आप ए नंबर देंगे, उसके बाद कौन सा हुआ उसमें आप बी फिल करेंगे, आफ्टर देन इस तरह से करके सी डी ई करके आपको फिल करना है। ए है ऑलरेडी यहाँ पे किया गया है, द मोंटगोल्फायर ब्रदर्स इन्वेंट हॉट एयर बैलून्स। मोंटगोल्फायर ब्रदर्स जो थे इन्होंने हॉट एयर बैलून्स को इन्वेंट किया था, सबसे पहले इसी का इन्वेंशन हुआ था, तो इसको यहाँ पे ए लिखा है। अब बी नंबर देखिए, रॉबर्ट फल्टन बिल्ड्स अ पैसेंजर स्टीम बोट भाप से चलने वाले इन्होंने बोट बनाई थी, ये नंबर बी था, तो इसमें आप बी फिल करिए। उसी तरह से सी, जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंट्स अ स्टीम पावर्ड रेल बोट लोकोमोटिव या इंजन जिसे कह सकते हैं, स्टीम से चलने वाला रेल बोट लोकोमोटिव बनाया था। डी आपका है, हेनरी फोर्ड्स मोटर कंपनी प्रोड्यूस द मॉडल IT। रेल बोट लोकोमोटिव के बाद हेनरी फोर्ड्स ने बनाया था ये मॉडल IT, जो पुराने ज़माने में आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी, इस तरह की गाड़ियाँ चलती थीं। डी के बाद क्या होता है, ई, द राइट ब्रदर्स फ्लाई द फर्स्ट एयरप्लेन यूजिंग एन इंजन। राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट एरोप्लेन बनाया था। और एफ जो है आप यहाँ पे, स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 लैंड्स एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून। उसके बाद अपोलो 11 जो था वो मून पे उतरा। और जी एंड लास्ट है आपका, द सिग्वी PT इज़ लॉन्च बाय इन्वेंटर डीन कैमन। ये इसमें से लास्ट इन्वेंशन है सिग्वी PT, जिसको आप लोग देखा होगा, बच्चे जो हैं अक्सर इसको इंजॉय करते हैं, इसमें व्हील्स लगी रहते हैं और वो इसमें खड़े होके यहाँ से वहाँ जाते हैं। The Airbus A380 is the largest passenger airliner in the world. Airliner is the type of the aircraft. ये Airbus A380 जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइनर है। नंबर 2, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप इज़ द CSCL ग्लोब। लार्जेस्ट कंटेनर शिप मतलब क्या होगा, ऐसा शिप जिसमें जो है बहुत सारे सामान लाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, वो पैसेंजर नहीं होता, उसमें कंटेनर्स बड़े बड़े ले जाए जाते हैं, उसका नाम क्या है, CSCL ग्लोब, ये है नाम इसका। तो आप लोग इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है, मैं इसकी पिक्चर्स आपको सेंड करूँगी। तो इन सेंटेंस को जब आप लिखने लगिएगा, तो अगर जो कॉपी में कर रहे हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली ही लिखिएगा, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी इस तरह से। और जो बुक में फिल कर रहे हैं तो जैसे मैंने किया वैसे ही कर लेंगे इसको। जैसे ए में उन्होंने लिखा द मोंटगोल्फायर ब्रदर्स इन्वेंट हॉट एयर बैलून्स। फिर आप जो बी है, बी वाला लिखिएगा, रॉबर्ट फल्टन बिल्ड्स अ पैसेंजर स्टीम बोट। ये तो इस तरह से जो बच्चे कॉपी में करेंगे, आप इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली अगर आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको लर्न रहेगा कि पहले कौन सा इन्वेंशन हुआ, उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, इस तरह से आप करिएगा। या जिनके पास बुक है वो स्टूडेंट भी अपनी कॉपी में कर लेंगे, तो उन्हें लर्न करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारे ट्रैवलिंग अराउंड वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अपनी बुक में देखिए एक मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसके साथ साथ जो सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं उसको पढ़िए। फर्स्ट पढ़िए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन सम्स गिवन बिलो।
यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप उनको करिए। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25। इस तरह से यहाँ पे कुछ हैं जो आपको अगर 10 तक की टेबल लर्न है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको आप करिएगा कंप्लीट। अब देखिए इस नंबर्स का ग्रिड में क्या यूज़ करना है ये सीखिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टेक वन सम एट अ टाइम, यूज़ द फर्स्ट नंबर टू शो यू हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। इस ग्रिड में देखिए ये जो नंबर गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉलम को शो कर रहे हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक के ये जो है ये आपके रोज़ को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समय में एक सम को लीजिए, यानी 3 × 5 को अगर हम सबसे पहले लेंगे, इस सम को लेंगे। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसको आप कॉलम को काउंट करिए, फर्स्ट डिजिट क्या है आपका 3, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स को काउंट करिए। हाँ 1 2 3, ये आपका 3 यहाँ पे आया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, यूज़ द सेकेंड नंबर टू शो यू हाउ मेनी रोज यू नीड टू मूव अपवर्ड। रोज़ क्या शो कर रहा है, अपवर्ड, आपको ऊपर चढ़ना है। आपका सेकंड नंबर डिजिट क्या है 5, तो यानी आपको ऊपर चढ़ना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका नंबर आया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वेयर द कॉलम एंड द रो मीट कलर द स्क्वायर इन द कलर रेड येलो और ब्लैक एज शोन इन द आंसर। इस कॉलम को जहाँ पे ये मैच हो रहे हैं आपको उसे कलर कर देना है। और किस कलर से कलर करना है, देखिए 3 × 5 = 15, 15 नंबर किस कलर से लिखा है, रेड कलर से। तो जिस कलर से ये नंबर लिखा है वही कलर आपको इस ग्रिड पे फिल करना है। अब ब्लैक बोर्ड में मेरे पास सिर्फ ब्लैक मार्कर है तो मैं यहाँ पे रेड कलर तो फिल नहीं कर सकती, तो आप लोग जब इसको करिएगा तो यहाँ पे रेड कलर फिल होगा, उसे आप करिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। फर्स्ट नंबर कॉलम्स को काउंट करिएगा, सेकंड नंबर जो रहेगा × 5 आप रोज़ को काउंट करिएगा, फिर जितना आया है ये 15 आया है, और जहाँ पे मतलब कॉलम और रोज़ मिल रहे हैं उस पोर्शन में पहले क्रॉस कर लीजिएगा, फिर उसको जिस कलर से लिखा गया है, जैसे यहाँ पे रेड कलर से लिखा है तो आप रेड कलर से उसको कलर कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 4 कॉलम्स काउंट करिए, 1 2 3 4, ये आपका 4 कॉलम है। रोज़ कितना चलना है आपको 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिर आ रहा है तो आप यहीं पे करना है। अब ये आपका 20 किस कलर से लिखा है बुक में, रेड कलर से, तो यहाँ भी रेड कलर यूज़ होगा, तो आप इसे भी रेड कलर से कर दीजिएगा। नेक्स्ट 5 कॉलम, वेयर इज़ 5 कॉलम, ये है 5 कॉलम, 5 रोज़, 5 कॉलम 5 रोज़, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 25 किस कलर से लिखा है अपनी बुक में, देखिए येलो कलर से, तो यहाँ पे आपको रेड कलर नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, येलो कलर। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में देख के इसको येलो कलर से करिएगा। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से करिएगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैं उनको समझा दिया मैंने, और उनको हम इसका पिक्चर सेंड करेंगे, वो इसमें से देख के सबसे पहले ग्रिड बना लेंगे, बस ग्रिड बनाएंगे। उसके अंदर जो ये जो फिगर बना है ये इन्हें पहले बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ग्रिड से नंबर की हेल्प से इसको बनाते चलेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही वो डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, कि आपको जब इसको बना के देखेंगे तो एक कोई सुंदर सा फिगर जो है वो यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये होमवर्क है, आप इसको करने की कोशिश करिएगा और ज़रूर करिएगा घर पे, और देखिएगा आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। अब देखिए, ठीक है, ये आप कर लेंगे ना। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइज आउल क्या कह रहा है, पैलिंड्रोम नंबर्स आर नंबर्स दैट रीड द सेम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। एग्जाम्पल 1 2 4 2 1, ये क्या है, पैलिंड्रोम्स नंबर। पैलिंड्रोम्स नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, दोनों में वो सेम ही आएगा। 1 2 4 2 1, लेफ़्ट टू राइट पढ़ा, अब राइट टू लेफ़्ट पढ़े, 1 2 4 2 1, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसी तरह से अगर आप कुछ देख सकते हैं 1 2 1 लिख दिया, 1 2 1, इधर से पढ़ेंगे तब भी 1 2 1। इसी तरह से आप 1 2 3 2 1 लिखेंगे तो 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, इन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोम नंबर, जो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट दोनों तरफ से पढ़ने में वो एक जैसे ही रहते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप इसको घर पे करने की कोशिश करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है राइट वर्ड्स एनालॉजीज। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एनालॉजीज। ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, या रीजनिंग का क्वेश्चन है, या आप इसको रीजनिंग में भी कर सकते हैं। एंड एनालॉजी इज़ अ कॉमन सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन आइटम्स। ये एक कॉमन सिमिलरिटी या उसको डिफरेंस को शो करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, बर्ड्स इज़ टू फ्लाई एज फिश इज़ टू स्विम। जैसे जिस तरह से चिड़िया उड़ सकती है उसी तरह से फिश क्या कर सकती है, तैर सकती है। तो दोनों में क्या, एक बर्ड्स की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि वो उड़ सकता है, और फिश क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल और लिखिए, एज बिजी एज आ बी। इतने ज़्यादा व्यस्त बनो जैसे कि एक बी बनती है, एक मधुमक्खी बनती है जो अपने को हर समय बिजी रखती है। ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, एनालॉजीज़ में आते हैं। टॉल इज शॉर्ट एज थिक इज टू थिन। टॉल इज यानी छोटा का अपोजिट क्या, लंबे का क्या होता है, शॉर्ट होता है, और थिक का क्या होता है, थिन होता है। कंप्लीट द एनालॉजीज गिवन बिलो बाय टिकिंग द राइट वर्ड। यहाँ पे कौन सी एनालॉजीज फिट होगी आपको उसे टिक करना है। 3 वर्ड्स दिए गए हैं सारे सेंटेंस के आगे, जो वर्ड उस एनालॉजीज पे करेक्ट है आप उस पर टिक करिए। ग्रीन इज़ टू गो एज रेड इज़ टू स्टॉप ऑब्लिक टोमेटो की पोस्ट बॉक्स। टोमेटो से कुछ रिलेशन नहीं है, पोस्ट बॉक्स भी रेड कलर का होता है, कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए। कह रहे हैं ग्रीन इज़ टू गो यानी हरियाली को बढ़ावा दीजिए, एंड रेड इज़ टू स्टॉप। एंड रेड का इंडिकेशन जो होता है वो पॉल्यूशन से होता है, तो रेड को स्टॉप करिए। तो यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, स्टॉप में आपको टिक करना है। डे इज़ टू मंथ एज मिनट इज़ टू ईयर आवर की वॉच। डे क्या होगा, कई सारे दिनों को जोड़ के एक मंथ बनता है, उसी तरह से मिनट्स को ऐड करके एक आवर बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आवर होगा। वर्ड इज़ टू सेंटेंस एज पेज इज़ टू बुक। किसी सेंटेंस में क्या लिखा रहता है, वर्ड लिखा रहता है, और पेजेस किस में होते हैं, बुक में होते हैं। देयर इज़ टू ट्राइंगल एज 4 इज़ टू रेक्टेंगल। ट्राइंगल में कितना होता है, देयर इज़ टू ट्राइंगल, और रेक्टेंगल किसको शो करता है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे क्या होता है, 4 लाइन्स होती हैं, उसमें 3 लाइन्स होती हैं। आई इज़ टू साइड एज स्किन इज़ टू। जिस तरह से आंखों का काम देखने का होता है उसी तरह से स्किन का काम क्या होता है, टच। रैकेट इज़ टू टेनिस। टेनिस से रिलेटेड क्या होता है, रैकेट। एज स्टिक इज़ टू रिलेटेड हॉकी। हॉकी हम लोग किससे खेलते हैं, हॉकी स्टिक से। पैसिफिक इज़ टू ओशियन एज हिमालयाज। पैसिफिक क्या है, ओशियन है, और हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज पे टिक करिए। टायर इज़ टू कार एज व्हील इज़ टू कार्ट। कार में टायर यूज़ होता है और व्हील किस में यूज़ होता है, कार्ट में। फिंगर इज़ टू हैंड। हैंड में क्या होता है, फिंगर। एंड टो इज़ टू फुट। टो पैर में होता है। ईजी इज़ टू डिफ़िकल्ट एज नाउ इज़ टू लेटर। ईजी का अपोजिट डिफ़िकल्ट होता है, और नाउ का अपोजिट यानी अब का बाद में, तब। नाउ का लेटर। हाउ इज़ टू वार्म एज कोल्ड इज़ टू फ्री एज कोल्ड इज़ टू कूल। जिस तरह से हॉट जो है वार्म का सिनोनिम्स है, उसी तरह से कोल्ड जो है वो कूल का सिनोनिम्स है। गिव इज़ टू रिसीव एज सेव इज़ टू स्पेंड। सीजर आर टू कट एज रूलर इज़ टू सेंटीमीटर्स। आर्टिस्ट इज़ टू पेंटिंग एज बेकर इज़ टू केक। आर्टिस्ट किसका यूज़ करता है, पेंट्स का यूज़ करता है, और बेकर केक बनाता है। व्हील इज़ टू सर्किल एज पिरामिड इज़ टू ट्राइंगल। व्हील का क्या शेप होता है, सर्किल होता है, और पिरामिड का ट्राइंगल, तिकोना होता है। क्या है, रेफरी इज़ टू फुटबॉल एज एम्पायर इज़ टू क्रिकेट। फुटबॉल में जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेफरी कहा जाता है, और क्रिकेट में जो होते हैं उन्हें एम्पायर कहा जाता है। राइट इज़ टू रोड एज फ्लो इज़ टू फ्लोट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे जा रहा है ना, सेकेंड फॉर्म। राइट का रोड एंड फ्लोट का फ्लोट। ह्यूज इज़ टू टिनी एज फ्रोन इज़ टू स्माइल। स्मार्ट इज़ टू स्ट्रैम्स एज फ्लो इज़ टू वोल्फ। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, एंड लायन के बच्चे को कब। तो है कैट इज़ टू किटन एंड लायन इज़ टू कब। कैपिटल लेटर्स इज़ टू बिगिनिंग एज फुल स्टॉप इज़ द एंड। यानी कैपिटल लेटर किसी भी सेंटेंस का बिगिनिंग होता है, और फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस का एंडिंग होता है। तो ये एनालॉजीज थी जिन्हें मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप उसमें से देख के टिक कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
अब ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है हमारा फैमिली। टिक द राइट ऑप्शन इन द क्वेश्चंस बिलो। यहाँ पे इन कंपैरिजन टू एन एक्सटेंड फैमिली अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ लार्जर होती है, स्मॉलर होती है, इक्वल इन साइज होती है। फैमिली कितने टाइप्स की होती है? जॉइंट फैमिली होती है और न्यूक्लियर फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली क्या होती है? जहाँ पे हमारे अंकल ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और हमारे आंटी रहती हैं, और न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे हमारे मम्मी पापा और हम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इन कंपैरिजन टू एन एक्सटेंडेड फैमिली अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ स्मॉलर। न्यूक्लियर फैमिली छोटी होती है क्योंकि यहाँ पे कम मेंबर्स रहते हैं। अ चार्ट शोइंग फैमिली रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फैमिली ट्री। उसको जो चार्ट फैमिली के रिलेशन को शो करता है उसे क्या कहा जाता है? फैमिली ट्री को। अ पर्सन हु वॉज इन समवन्स फैमिली इन पास्ट टाइम इज़ कॉल्ड एन एंसेस्टर। जो हमारे पहले थे उन्हें अपनी फैमिली में क्या कहा जाता है? एन एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। ऑल द पीपल इन वन स्टेज ऑफ फैमिली आर अ जनरेशन। जिस फैमिली के सभी पीपल, हर फैमिली के सभी पीपल्स जो होते हैं, हमारे दादा हो, दादी हो, हमारे पेरेंट्स हो, फिर हम हो, हमारे आने वाले जो आगे के वंश होंगे उनको क्या कहा जाता है? जनरेशन। माई आंट्स चिल्ड्रन आर माई कजिन। मेरे आंटी के बच्चे मेरे क्या लगेंगे? कजिन्स लगेंगे। तो आपको कजिन्स पे टिक करना है। अ सिबलिंग इज़ अ ब्रदर और अ सिस्टर। सिबलिंग वर्ड जो होता है, ये एक वर्ड है सिबलिंग्स। ये वर्ड हम अपने भाई और बहन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी हमारे भाई और बहन दोनों के लिए सिबलिंग। अब अ ब्रदर और अ सिस्टर दोनों के लिए। अ चाइल्ड इज़ समवन हु इज़ अंडर 18। जो अंडर 18 होते हैं उनके चाइल्ड्स होते हैं। चिल्ड्रन हैव द राइट टू बी हेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। चिल्ड्रन हैव द राइट टू special care for special needs and the responsibility to always do their best. Love, respect, communication, sharing, understanding, caring, honesty, hard work and adjustment are important family values। यानी ये हमारे परिवार में ज़रूरी होता है कि सबके परिवार में ये सारी चीज़ें, लव होना चाहिए, लोग एक दूसरे से वहाँ पे लव करें, स्नेह की भावना रखें, रिस्पेक्ट करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आजकल जैसे लोग बहुत बिजी हो गए हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते, कभी कभी वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको स्कूल में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है फैमिली में। शेयरिंग, एक दूसरे के बातों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, उनकी बातों की भावनाओं को समझना चाहिए। केयरिंग, अपने हमसे जो बड़े हैं, हमसे जो छोटे हैं उनको केयर करना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। हार्ड वर्क, जो भी प्रॉब्लम अपनी मम्मी के साथ हमेशा हमें उनकी हेल्प करना चाहिए और हमेशा रेडी रहना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए। एंड एडजस्टमेंट, किसी भी टाइप की फैमिली हो उसमें हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।